वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण शोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 5 नवंबर साल 2001 को की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यह है क्या? तो यह यूएनओ के 6 अंगों में से एक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। और इसके बाद पहली बार 6 नवंबर साल 2000 को यह दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण, प्राकृतिक साथ ही संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को जो क्षति पहुंचती है उसे रोकने तथा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 नवंबर। अगला सवाल है, हाल ही में इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल कहां स्थापित की गई है? तो इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल यह है क्या? तो दरअसल हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच नई व्यावसायिक परिषद का गठन किया गया है। कहां पे? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और डेनमार्क के बीच व्यापार, साथ ही निवेश और सतत विकास में सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपेनहेगन। अगला सवाल है, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया एआई इनोवेशन हब किसके लिए है? तो दरअसल हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब को स्थापित किया गया है। कहां पे? राज्य में, तो हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान, साथ ही नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना। और इसके लिए लक्ष्य भी तय किया गया है, जो कि है राज्य को साल 2035 तक विश्व के शीर्ष 20 एआई हब्स में लाना और साथ ही सरकारी, शैक्षणिक और निजी क्षेत्र के सहयोग स्थापित करने वाला दरअसल यह एक मंच भी है। अब जैसे इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे राज्य सरकार द्वारा डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ पे इसके साथ स्वास्थ्य, कृषि और साथ ही गवर्नेंस क्षेत्र में एआई पे कार्य करने के लिए समझौता किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एआई अनुसंधान और विकास। अगला सवाल है, हाल ही में सेज नीति में सुधार के लिए कौन सी संस्था पैनल का हिस्सा बनी है? तो दरअसल सेज नीति में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया था 4 जून साल 2018 को। तो अब सेज है क्या, इसे हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। तो दरअसल यह पैनल गठित किया गया था 4 जून 2018 को, जो कि इसमें नीति आयोग और साथ ही वाणिज्य मंत्रालय भी शामिल था। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल भारत की सेज नीति की समीक्षा करके उसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इस नीति का गठन किया गया था। और हाल ही में रिपोर्ट जारी कर यह बात कही गई है कि पैनल वर्तमान में सक्रिय है। तो अब सेज है क्या? तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दरअसल यह एक सीमित क्षेत्र है जो कि आर्थिक गतिविधियों के लिए नियम बनाता है और साथ ही सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना। और अब भारत की बात करें, सेज और भारत की, तो भारत में सेज एक्ट 2005 के तहत सेज स्थापित किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। तो अब थोड़े शब्दों में नीति आयोग को जानते हैं। तो दरअसल इसका गठन किया गया था 1 जनवरी साल 2015 को, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। तो अब नीति आयोग का कार्य क्या है? तो केंद्र सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, जबकि वर्तमान सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो दरअसल हाल ही में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बताया गया है, जो कि प्रोविजनल मौत रिपोर्ट बताया गया है इसे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट बताई गई है इसे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत में लगभग 4.73 लाख दुर्घटनाएं एवं लगभग 1.70 लाख मौतें हुई हैं, जो कि साल 2023 के मुकाबले दुर्घटना और मृत्यु दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इसमें 18 से 34 वर्ष यानी कि युवा वर्ग की अधिकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्घटनाएं और मृत्यु दोनों बढ़े हैं, यानी कि दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा हरिकेन मेलिसा के बाद जमैका और साथ ही क्यूबा को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री कितने टन भेजी गई है? तो दरअसल हाल ही में दो देश जमैका और क्यूबा तूफान हरिकेन मेलिसा से प्रभावित हुए थे। उसके बाद भारत द्वारा प्रत्येक देश को यानी कि दोनों देशों को 20-20 टन मानवीय सहायता व आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। तो अब जमैका और क्यूबा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जमैका दरअसल तो यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है, इसकी राजधानी है किंगस्टन और इसकी मुद्रा है डॉलर। अब क्यूबा तो ये भी उत्तरी अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है हवाना और इसकी मुद्रा है पीसो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 टन प्रत्येक। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केन विलियमसन किस देश से संबंधित हैं? तो केन विलियमसन तो दरअसल यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि वनडे और अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच दोनों खेलते रहेंगे। तो अब T20 मैच कितने खेले हैं? तो 93, इसमें रन बनाए हैं 2575, साथ ही इसमें 18 अर्धशतक यानी कि 50 शामिल है और 75 मौके पे इन्होंने अपने देश के T20 टीम की कप्तानी भी की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात किस देश को किया गया है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात किया गया है। अब फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है क्या, इसे आगे जानेंगे। तो पहले देखते हैं किसे किया गया है। तो दरअसल हाल ही में कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन का पहला कर्नेल का निर्यात किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पोषण की कमी को कम करना और साथ ही भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। तो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यह है क्या? तो दरअसल यह एक पोषण युक्त खाद्य पदार्थ है जो कि चावल के आकार का ही होता है और यह सामान्य चावल के साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है और खास तौर पे कुपोषण को कम करने और साथ ही आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका के बारे में थोड़ा सा और जाने। तो दरअसल यह एक उत्तरी अमेरिकी का देश है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है सान जोस और यहाँ की मुद्रा है कोलन। अगला सवाल है, गोपीचंद पी हिंदुजा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो गोपीचंद पी हिंदुजा तो दरअसल यह एक उद्योगपति थे और हिंदुजा समूह के चेयरमैन भी थे। हिंदुजा समूह की स्थापना कब की गई थी? तो साल 1919 में, जो कि परमानंद हिंदुजा द्वारा की गई थी। और साल 1997 में गोपीचंद पी हिंदुजा ने ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली थी। उद्योग क्षेत्र में इन्हें जीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योगपति। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के वित्तीय अपराधों के खिलाफ प्रगति की सराहना की गई है? तो दरअसल हाल ही में FATF द्वारा भारत के वित्तीय अपराधों के खिलाफ प्रगति की सराहना की गई है, खास तौर पे जालसाजी और संपत्ति पुनर्प्राप्ति में भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए। अब FATF है क्या, इसे आगे जानेंगे। तो दरअसल 26 से 28 जून 2024 के बीच भारत की समीक्षा रिपोर्ट को FATF ने सिंगापुर में अपनाया था। इसके बाद भारत को जो कि रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में रखा गया था। अब यह क्या है? तो दरअसल इसमें ऐसे देश होते हैं जिसे कि उच्च तकनीकी अनुपालन दर्ज किए हो।
तो अब FATF क्या है? तो दरअसल इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी साल 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में है। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 39। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं। अब ये कौन से हैं? तो एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक और भारत इसका पूर्ण सदस्य है। इसका कार्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करना, साथ ही अपराधियों द्वारा आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FATF। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 5 नवंबर। अगला सवाल था हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संघीय भ्रष्टाचार आयोग द्वारा कितने मामलों की जांच शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी लगभग 40 मामले। अगला सवाल था हाल ही में री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर नामक रोड मैप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय सेना द्वारा रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और साथ ही काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी वायु समन्वय 2। अगला सवाल था खबरों में मौजूद पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी त्रिसेवा अभ्यास। अगला सवाल था हाल ही में रक्षा महालेखा नियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए विश्वजीत सहाय। अगला सवाल था हाल ही में इसरो द्वारा झारखंड के झरिया कोयला मैदान में किन 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए BCCL और CMPDI। अगला सवाल था हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी दबंग दिल्ली। अगला सवाल था दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कॉस्टे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए साइकिलिंग। और लास्ट क्वेश्चन था कल का हाल ही में किस देश के सम्मान शेवेलियर डे ला ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सुनील कांत मुंजाल को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी फ्रांस।